नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वर्कबुक यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाई गई वर्कबुक है उसका अपन वर्कशीट नंबर जो है वो 1 लेने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अपनी क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपने को सबसे पहले स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं। तो स्मरणीय बिंदुओं में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय इसका यूज़ करना है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अपनी क्या है, आधारभूत प्रमेय दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि √2, √3, √5 इत्यादि जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और आगे दे रखा है कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा जो है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को मोटे मोटा ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि सवाल को करेंगे अगर, तो उसमें जैसे पहला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसने जो पूछा वो है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अपने को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या का अगर देखें अपन, तो इसमें ऐसी संख्या जिसमें एक तो किसका भाग जाए, स्वयं का भाग जाता है, तथा एक का पूरा पूरा भाग चला जाए, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्या होती है, सबसे पहले जो आता है वो इसमें लिया जाता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इसमें से एक जो है, स्पेशल ध्यान क्या रखना है कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य होती है, ये विशेष ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब इसमें अगर 4 को नहीं ले रहे हैं तो 4 को नहीं लेने के पीछे कारण क्या है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 को नहीं ले रहे, इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें 3 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है। तो अपने को वही संख्या लेनी है जिसमें एक तो खुद संख्या जो है उसका भाग चला जाए और एक का तो भाग सब में जाता ही है। तो इसमें अगर देखोगे तो 29, 25, 16 और अपने को दे रखे 15। तो अपने को पता है कि 15 में 3 का भाग भी चला जाता है, 5 का भाग भी चला जाता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है, भाज्य संख्या। इसी तरीके से 16 देखोगे तो उसमें 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है और 16 का भी जाता है। तो इसको भी अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। अगला ऑप्शन दे रखा है 25, जिसमें 5 का भाग भी जाता है और 25 का भाग भी जाता है। तो ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है सवाल नंबर 2, में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। इसने जो पूछा वो क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या का पूछा है। तो सबसे पहले अपने को इसमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या की अगर परिभाषा देखोगे तो इसमें ये होता है कि संख्या जिसे p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे p व q जो है वो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्याएं जो होती है वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है उसका मान जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने को अपरिमेय संख्या देखनी, तो अपरिमेय संख्या में सबसे पहला ध्यान अपने को ये रखना है कि ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद में खत्म नहीं होती, संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। और अगर रूट वाली संख्या देखोगे तो रूट वाली संख्या जिसमें रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है, कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या है, तो वो जो संख्या है वो कहलाती है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें एक पाई जो है उसको भी स्पेशल रखा जाता है कि ये भी क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इसमें अगर देखोगे इसके साथ ही इसमें वो संख्या आती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता है, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 10 है तो उसका वर्गमूल नहीं बनता है, 24 दे रखे तो इसका भी वर्गमूल नहीं बनेगा, 35 दे रखे तो इसका भी एग्जैक्ट पूरा पूरा जो वर्गमूल होता है वो नहीं बनेगा। 25 ही ऐसी संख्या है, यानी कि √25, जिसका मान अगर देखोगे, इसका वर्गमूल देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 का मतलब ये हुआ कि इसको अपन लिख सकते हैं 5/1, यानी कि ये जो है वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, p/q रूप में आ जाएगा। इसलिए अपना जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें द रहेगा। ठीक है, आप इसको
सोल्व रफ कॉपी या फिर अलग कॉपी में कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें अ ऑप्शन राइट है, दूसरा जो प्रश्न है उसमें द राइट है। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। तो अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है कि अंडर रूट 3 व अंडर रूट 5 जो है वो कौन सी संख्या है। तो अभी मैंने इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें बताया था कि अंडर रूट जो होता है उसके अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो जो संख्या है वो कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये भी एक तरह से 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए ये जो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ब वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब रहेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है अगर उसको देखें तो इसमें दे रखा है वास्तविक संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है केवल परिमेय संख्या होती है, केवल अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय व अपरिमेय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अपना पहला चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आ जाती है। सारी संख्याओं का मतलब क्या होगा, पहला होता है प्राकृत संख्या है, ये भी आ जाएगी। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जहां से अपन काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो 1 2 3 इससे लेकर ऊपर वाली जो संख्या होती है, यानी कि आगे प्लस वाली संख्या जितनी भी होगी वो सारी क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या होगी। अगला अगर इसमें अगर जीरो और ऐड कर दिया जाए, यानी कि क्या ऐड करना अपने को, जीरो और अगर ऐड कर दिया यानी कि 0 1 2 3 इससे आगे की अपरिमित रूप से संख्या होती है, उनको कहा जाता है पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर, अगर इसमें माइनस की संख्या ऐड कर ले, जीरो भी कर ले और प्लस भी रख दे, यानी कि प्लस की संख्या, माइनस की संख्या और जीरो भी है, तो उसको कहा जाता है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होती है इसमें सारी संख्या आ जाती है, सम भी हो जाती, फिर उसके अलावा सम है, विषम है, परिमेय है, अपरिमेय है, वो सारी संख्या आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या, कौन सा राइट हो जाएगा, स राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें वास्तविक संख्याएं जो है इसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाएगी, परिमेय भी आ जाएगी और अपरिमेय दोनों प्रकार की आ जाएगी। ठीक है, पांचवा जो सवाल है इसमें दे रखा है 5.2372 है, कौन सी संख्या है मतलब इसमें से। तो पूर्णांक, पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक के अंदर अपन ने लिया था प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है और जीरो भी ऐड है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या देखोगे, परिमेय संख्या जो होती है उस पहले ही बताया था मैंने कि p बटा q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहाँ पे q जो है उसका मान जीरो नहीं हो सकता है। फिर आता है काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या उसको कहा जाता है कि अंडर रूट जो है उसके अंदर जो होती है माइनस वाली संख्या, अगर -2 लिखा हुआ है तो ये जो संख्या है वो होगी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो अब अगर इसको अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो संख्या दे रखी है वो है 5.2372। अगर अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में अपने को जो डिजिट दिख रहे हैं, यानी कि अंक दिख रहे हैं, वो अपने पास कितने हैं, 4 अंक है। तो 4 अपन जीरो लगा सकते हैं और उसके आगे अपन लगा सकते हैं 1, ये अपना। तो अब इसको अगर देखोगे तो ये फॉर्म जो आई है अपने पास वो हो जाएगी, ये तो p का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, q का, यानी कि p बटा q रूप में व्यक्त हो गया है। इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है अपने को, कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ब इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है उसमें दे रखा है कि 5 15 और 20, इसमें जो दे रखा है वो क्या है, 5 15 और 20 के लस और मस ज्ञात करने। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, अपने लस और मस जो है उसको ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो नॉर्मल संख्या दे रखी है, सीधा से याद अपने को क्या याद रखना है कि लस अगर ज्ञात करना है तो गुणनखंड जो है वो एक साथ कर लेंगे। एक साथ का मतलब होता है कि 3 संख्या दे रखी तो तीनों को अपन एक साथ लिख लेंगे, 5 को लिखा, 15 को लिखा और 20 को लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। उससे अगर बड़ी देखोगे तो क्या होती है, 3 होती है। उससे बड़ी क्या होती है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। इस प्रकार की संख्या जो होगी वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। तो अपने को इन संख्याओं का ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि 2 का भाग इन तीनों में से किसी भी एक संख्या में जा रहा है क्या, पूरा पूरा वो देखना है। तो अपन देखेंगे कि 5 में तो नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 20 जो है उसमें जा रहा है। और 20 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार।
ठीक है। अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या को अपने को वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो फिर 2 का भाग किस में जाएगा, 10 में जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। इसमें देखोगे तो नहीं जा रहा तो 15 का 15, फिर देखोगे तो 5 का 5, ठीक है। अब आगे देखोगे तो 2 का भाग तो किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, इसलिए अपने को क्या देखना है, अगली संख्या अपने लिए क्या है, 3, तो 3 का चेक करोगे तो ये बीच वाली जो संख्या है 15, इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 इसमें चला जाएगा 5 बार, और ये 5 का 5 रहेगा, ठीक है। आगे जो संख्या दिख रही है वो क्या है, 5 5 5 ही है, तो इस बार अपन 5 का भाग लगाएंगे, 1 1 और 1। इस तरीके से अपना जो गुणनखंड है वो यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अब लसा अपने को ज्ञात करना है, तो लस में क्या करना है अपने को, इधर जो डिजिट आ रहे हैं अपने, उन सबका क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। 2 का गुणा 2 से करेंगे, यानी कि लस अगर ज्ञात करना है तो सब संख्याओं का क्या करना है, अपने को गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से, उसका गुणा 3 से, और उसका गुणा 5 से, ठीक है। इनका गुणा किया तो 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 12 का गुणा 5 से किया तो 60। तो अपना राइट आंसर जो है लस है वो क्या हो जाएगा, 60 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे अगर देखेंगे, अब ज्ञात करना है अपने को महस। तो इसके लिए अगर विधि देखेंगे तो महस के लिए विधि जो है वो है सभी संख्याएं जो है उनका क्या कर लेना है अपने को, अलग अलग गुणनखंड करना है, यानी कि 5 का भी अलग हो जाएगा, 15 का भी अलग हो जाएगा, और 20 का भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपने को पता है कि 5 का ही भाग जाएगा तो एक बार में चला जाएगा। इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे तो एक बार, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। अब मासा में अपने को एक चीज देखनी है कि कॉमन देखना है, और कॉमन भी अपने को तीनों में होना जरूरी है। अगर 3 डिजिट दे रखे हैं तो तीनों में होना जरूरी है, और अगर 4 डिजिट दे रखे हैं तो चारों में होना जरूरी है, ठीक है। तो अपन एक चीज नोट करेंगे इसमें कि 5 इसमें, 5 इसमें है, और 5 इसमें भी है, यानी कि अपना जो राइट आंसर रहेगा मसा वो हो जाएगा 5, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी संख्या, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसलिए इनको नहीं लेना है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर म स वाला क्या रहेगा 5, और ल से जो है वो क्या हो जाएगा 60। एक चीज विशेष इसमें यही ध्यान रखनी है कि ल स और म स कितनी भी संख्या का निकालना हो तो ल स निकालने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ लिखना है और गुणनखंड करना है अभाज्य, और म स जो है उसके लिए अलग अलग गुणनखंड करने हैं, और फिर क्या देखना है अपने को कि कॉमन क्या है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट 7वां जो सवाल है इसमें देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसने कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो क्या लिखना है अभाज्य, और अभाज्य भी कौन सी, छोटी, ठीक है, सबसे छोटी। और फिर एक और कहा है इसने कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, उन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी देखा अपन ने तो कितना है 2 है, तो अभाज्य संख्या तो अपने पास कितनी हो गई 2, और सबसे छोटी भाज्य बोला है, ठीक है। तो 3 जो है वो भी क्या है अभाज्य है, तो अगली संख्या भाज्य कौन सी रहेगी 4 रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो गुणा अपना क्या आ जाएगा 8, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा 8। एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि एक अपन ने पहले वाले सवाल में भी देख लिया है कि एक तो है न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, ये विशेष ध्यान रखना आपने को, ठीक है। तो ये अपने से लेके 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन 8वां सवाल। 8वां सवाल जो है इसमें दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या कोई सी भी ले सकते हैं। परिमेय का मतलब जिसे p बटा q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो अपन ने 2 और 3 ले ली है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर संख्याएं देखोगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अनंत होती है। कितनी होती है अनंत, यानी कि अपन गिन नहीं सकते हैं, इतनी हो सकती है, ठीक है। बस इतना से याद रखना है इसमें स्पेशल कि अपने को आंसर जो देना वो देना है अनंत देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें दे रखा है 6x की घात 4 y व 12xy का मस क्या होगा। मस तो मस हमें अपने को पहले ही पता है, क्या देखना है अपने को कॉमन देखना है, ठीक है। मस का मतलब होता है HCF, और HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। इसी से पता चलता है कि दोनों में क्या देखना अपने को कॉमन देखना है। तो कॉमन देखने के लिए सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो 6
x की घात 4y का अगर गुणनखंड करेंगे अपन तो 6 का तो हो जाएगा 2 का गुणा 3 से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना अलग से। x की घात 4 का मतलब होता है x को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना, और y अपने पास एक ही मौजूद है। इसी तरीके से अगर 12 xy जो है अगर इसका देखोगे तो 2 का गुणा 2 से 4 हो गया और 4 का गुणा 3 से 12 हो गया, ठीक है। x अपने पास एक ही है और y भी क्या है, एक ही है। अगर आप देखोगे तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 को देखोगे तो इसमें भी है और इसमें भी है, x एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, और y एक इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो कॉमन दिख रहा है अपने को वो क्या है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा 3 कॉमन है, तीसरा x कॉमन है और चौथा y कॉमन है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6xy जो है वो अपना क्या रहेगा, म स हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो सवाल है अगर उसको देखें, सवाल नंबर 10, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, p और q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका म स प क्या होगा, ठीक है। यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना अपने को, सिंपल सा है। दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और दोनों अगर अभाज्य संख्या है तो अपने को पता है कि उसमें कॉमन कुछ आने वाला है नहीं, और जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पे हमेशा कॉमन क्या रहेगा, एक रहेगा। यानी कि अपना जो राइट आंसर रहेगा म स जो है वो हमेशा क्या रहता है, उसका एक रहेगा, ठीक है। जैसे कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या जैसे एक अपन ने 5 ले ली है, दूसरा 7 ले ली है, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड करोगे तो भी 7 का भाग जाएगा और इसके गुणनखंड करोगे तो इसमें भी 5 का भाग ही चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर कॉमन देखोगे तो ना तो 5 कॉमन है ना 7 कॉमन है, तो इसमें कॉमन जो रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। तो म स अगर दो अभाज्य संख्या है तो उसका म स हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। सिंपल सा सवाल है, 216 जो है उसके क्या करने अपने को, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपने को पता है किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाने का मतलब ही ये होता है कि इसके 2 टुकड़े कर दो, ठीक है, यानी कि इसके आधे कर दो। तो 216 जो है उसके आधे कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 108 जो है उसके आधा हो जाएगा अपना 54, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 27, ठीक है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या अपने लिए क्या रहेगी, 3, क्योंकि 3 का भाग 27 में आसानी से चला जाएगा। 3 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे तो 1 बार। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने अपने को तो ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि 2 का गुणा 2 से, फिर उसका गुणा 2 से, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, ये अपना क्या रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वर्कशीट नंबर फर्स्ट जो है उसका लास्ट सवाल दे रखा है, 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं है। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सम और विषम जो संख्या है वो कौन कौन सी होती है। तो सम संख्या का मतलब ही ये होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। और इसमें इसका विपरीत होता है, यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या सबसे पहली जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, हमेशा एक होती है। उसके बाद में किसमें भाग नहीं जाता है, तो 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, फिर 9। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक एक संख्या का गेप आता जाएगा हर एक में, ठीक है। और जिसका गेप आ रहा है, यानी कि कौन सी संख्या नहीं है, 2 नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 12। तो जिसका गेप आ रहा है वही अपने लिए क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, और जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो अपने लिए क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो टोटल संख्या है जो दे रखी है अपने को, 0 से लेके कहाँ तक दी है इसने, 50 तक दी है, और 50 तक दी है इसका मतलब क्या हो गया कि आधी संख्या तो विषम है और आधी संख्या क्या है, सम है। तो कितनी विषम संख्या है ये पूछा है, तो ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगी कि संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 संख्या तो क्या होगी, विषम होगी। और इसका उल्टा अगर पूछ ले अपने को सम का, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लास को अपन यही रखते हैं। वर्कशीट नंबर फर्स्ट जो है वो क्लास 10th की जो है अपन ने कंप्लीट कर ली है। आगे के जो वीडियो मिलेंगे आपको वर्कशीट नंबर 2 ऐसे करते हुए पूरी जो वर्कबुक है अपनी वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं इसी तरीके से। और
मेरे ख्याल से अगर इसमें आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ोगे, लास्ट टाइम चल रहा है, और इसमें छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। इसके सारे सवाल भी अगर आप लास्ट एंडिंग में यानी कि परीक्षा से पहले पहले अगर देख लेते हो तो मेरा मानना ये है कि आप आसानी से 10th जो है, ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मैथ्स में जहाँ जहाँ कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे यही होता है कि सिर्फ पास हो जाए तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो उनके लिए ये वीडियो है जिसको आप डेली देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ताकि मैं वो डाउट आपका और भी क्लियर कर सकूँगा। ठीक है, धन्यवाद।